मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार। बीते दिन विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित हुई थी सदन की कार्यवाही। दिल्ली में आज 7वां रोजगार मेले कार्यक्रम का आयोजन। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेला। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। गोरखपुर में आज होगा बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में होंगे शामिल। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे होगी बड़ी बैठक। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और देश भर में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा। उत्तर प्रदेश बिहार में बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार है, जहां विपक्ष की तरफ से लगातार नीट पेपर लीक के मामले को लेकर चर्चा की बात सत्ता पक्ष से की जा रही है। 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून का सत्र। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सदन में आज कार्यवाही का तीसरा दिन है। 13 अगस्त तक सदन का ये मॉनसून सत्र चलना है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कोशिश ये है कि सत्ता पक्ष उनके सवालों का जवाब दे सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं और जो सबसे ज्यादा गर्म और हाईलाइट मुद्दा है वो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से यहां पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई थी। और लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए कि छात्रों पर लाठी क्यों बरसाई गई थी, छात्रों पर क्यों अपना गुस्सा निकाला गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले क्यों किए गए थे। और उसी को लेकर विपक्ष आज एक बार फिर से सदन में जोरदार हंगामा कर सकता है। तो बड़ी खबर। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, चूंकि आज सदन का तीसरा दिन है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो हंगामे के आसार रहेंगे उसके पीछे की मुख्य वजह आज भी दिल्ली का जंतर मंतर और नीट पेपर लीक का मामला होगा? बिल्कुल। तो जिस तरह से जो पिछले 2 दिन जो है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की बात करें, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही कहीं कहीं मुख्य मुद्दा जंतर मंतर नीट पेपर ही होगा। जिस तरह से कल देर शाम जो है देर रात तक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, तमाम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे थे, जो स्नेह कमल, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शायद नहीं चल पाएगी। लेकिन कल हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे और उसके बाद पीएम आवास के बाहर पर क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा विपक्षी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इसमें हुआ था। तो क्या इस मसले को भी उठाया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी किसी तरह की बात हो सकती है सदन में? जी बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल जायज है और ये वाजिब है। जिस तरह से जो है पक्ष के तमाम नेता, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रहे, जिस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, सड़क पर बैठकर धरना दिया गया, देर रात उन्हें डिटेन किया गया। और आज भी बिल्कुल ये निश्चित है सदन कार्रवाई जब चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा होगी, इसमें दोनों मुद्दे उठेंगे। सदन कार्रवाई पूर्ण रूप से यह तय है कि आज भी बाधित रहेगी। ऐसे में स्नेह कमल ये भी जानेंगे कि विपक्ष अभी क्या चाहता है, विपक्ष की अभी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष चाहता है कि कम से कम इस मसले पर तो बात जरूर हो और सत्ता पक्ष जवाब जरूर दे? स्नेह कमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? दौरान लाठीचार्ज हुआ था, उस पर गृह मंत्री ठीक है स्नेह कमल, जानकारी फिलहाल साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले समय में अब सदन की कार्यवाही किस तरह से सुचारू रूप से चलती है या हंगामे के आसार देखने को मिल पाते हैं जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण।
इस बीच एक और बड़ी खबर, गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज है, जहां सम्मेलन में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारियों में लगातार बीजेपी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है। संगठन मजबूत करने पर बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त है और एकमात्र यही वजह बताई जा रही है जहां गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होना है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति और तमाम दिग्गजों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव में कैसे अपने आप को मजबूत किया जा सके, कैसे जनादेश को यहां पर मजबूत किया जा सके, ताकि आने वाले समय में यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में काबिज हो सके। और महज इसी वजह से लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट करने का प्रयास है और कार्यकर्ताओं को रीति नीति समझाई जा रही है कि आम जनमानस के बीच में कैसे पहुंचना है, विशेषकर आधी आबादी के बीच में कैसे पहुंचना है, लोगों को कैसे समझाना है कि कौन कौन से जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो राज्य सरकार की तरफ से संचालित किए गए हैं और उसका सीधा फायदा लोगों तक पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ जब उपस्थित होंगे तो बाकायदा कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, उनको वो रीति नीति समझाई जाएगी कि उस तरह से डबल इंजन सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसका लाभ आम जनमानस तक और पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंच रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ पर कार्यकर्ता करें और घर घर तक ये योजनाओं के बारे में या फिर तमाम चीजों के बारे में जानकारी दे जो ऐतिहासिक फैसले योगी सरकार और डबल इंजन सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसका सीधे तौर पर फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग अब दी जाएगी और कार्यकर्ताओं को जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो निश्चित तौर पर धरातल पर फलीभूत तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां पर कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर बाकायदा कोशिश ये करेंगे कि कैसे बीजेपी के जनादेश को मजबूत किया जा सकता है। और इसी के चलते गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज होने वाला है। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति बेहद खास रहेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है और लगातार कोशिश ये कर रही है मंडल स्तर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट किया जा सके, उनमें जो जोश है वो हाई किया जा सके, उत्साह भरा जा सके और इसके साथ ही पूरी एनर्जी के साथ वो मैदान में उतरे और ऐसे में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और प्रवीण मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी, जहां गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज होना है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होना है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो संबंधित जो क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो अब हाल ही में अभी जो प्रदेश स्तर के कार्यालय में उनका प्रदेश कार्यकारिणी के नेता हों, वो सब लोग आज बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जाएंगे और कहीं ना कहीं बूथ अध्यक्षों को वो मंत्र देंगे जिससे आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार दावा कर रही है कि उनका प्रचंड रूप से जो है सरकार बनेगी, किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उन सब मामलों को लेकर के जो है उनको बूथ अध्यक्षों को बताएगी कि कैसे देश की चाहे प्रधानमंत्री चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रचलित हैं, उन सब योजनाओं के बारे में, विकास कार्यों के बारे में बूथ अध्यक्षों को बताया जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं बूथ अध्यक्ष वही बात जाकर के जनता के बीच में रखेंगे और भारत सरकार चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां हों, वो जनता के बीच में गिनाएंगे और गिना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए सबसे अपील करेंगे। वहीं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जनता दर्शन कर सकते हैं, यानी कि लोगों को शिकायत सुन करके उनका निस्तारण कर सकते हैं। गोरखपुर में जो विकास कार्य हैं उनकी कहीं ना कहीं बैठक कर सकते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जो कानून व्यवस्था है उसकी समीक्षा बैठक कर सकते हैं। अगर बात करें स्पेशल बात का कि जो आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं गोरखपुर का जो पहले 6 लेन फ्लाईओवर था जो पैडलगंज से नौसड़ के लिए था, उसका कहीं ना कहीं आज लोग निश्चित तौर पर देखिए गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है रणवीर, और ऐसे में सीएम की तरफ से करोड़ों की सौगात दी जानी है, उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा फिलहाल इंतजार इसी चीज का कार्यकर्ताओं को
हो रहा है जब बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि निरंतर हम देख रहे हैं सत्ता संगठन को कैसे मजबूत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को लेकर अमूमन तौर पर बीजेपी कहती है कि वो एक पार्टी की रीढ़ है, क्योंकि अगर जीत होती है किसी भी राज्य में तो बीजेपी पार्टी की, तो उसका श्रेय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए जाता है और कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी का रहेगा? आप जानिए कि कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रीढ़ की हड्डी है, उसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है। अब अगर विकास की बात करें तो हर बूथ अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो एमएलसी हैं, कि हर बूथ अध्यक्ष अपने क्षेत्र की एक सड़क को लेकर के आएगा और वो कहीं ना कहीं उसका विकास कार्य किया जाएगा। यानी कि एक बूथ अध्यक्ष अगर अपने क्षेत्र की 3 सड़कों का विकास कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा विकास कार्य माना जाता है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष जो बूथों के होते हैं उनके होते हैं और उनका लोकल में परिचय होता है, लोकल में उनका संपर्क होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बूथ अध्यक्ष जानते हैं। बूथ अध्यक्ष के बाद में उनको मंडल अध्यक्ष की बात करें, मंडल अध्यक्षों को इस तरीके से कहा गया है। नगर निगम की सेवाओं में अगर बात करें बूथ अध्यक्षों की, तो बूथ अध्यक्षों को नगर निगम की तरफ से कम 2 लाइटें हर बूथ अध्यक्ष के कहने पर सड़कों पर लग रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर से किस तरीके से तैयारी करके रखा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा कि पिछली बार चुनाव के ठीक पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष से डायरेक्ट फोन पर बात किया था। यानी कि जिस बूथ अध्यक्ष से डायरेक्ट फोन पर बात अमित शाह करेंगे, सिर्फ नेतृत्व करेगा, तो उस कहीं ना कहीं जो बूस्ट होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से वो क्षेत्र में कितनी लगन और मेहनत के साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा रहता है कि वो हमेशा चुनाव में रहती है, तो यानी कि हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, जनता के बीच में रहती है, विकास कार्य के मुद्दों को करती है और जो जनता की जिससे जुड़ी समस्याएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं समाधान करने का काम करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो चैनल है, भारतीय जनता पार्टी का जो सेटअप है। अब यही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता कहीं जनता के बीच में नहीं है, कहीं पब्लिक के बीच में नहीं है, कहीं लोगों के बीच में नहीं है। तो अब ये जब चुनाव आएगा, चुनाव में जब ये जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता ये ठीक है। प्रणवीर कुमार पांडे, आपने जानकारी साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं अयोध्या से मिल रही बड़ी खबर की, जहां आपको बताते चले कि आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि इस बैठक में किस तरह से और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि आपको बता दें कि मणिदास छावनी में शाम 4 बजे का समय होगा जब इस बैठक की शुरुआत कर दी जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर भी आज फैसला हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश, जहां पिछली बैठक के फैसलों की भी पुष्टि की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी हाल फिलहाल में सुनवाई हुई थी और जब सोमवार को सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी का पुनर्गठन की बात की गई थी। हालांकि वो ट्रस्ट का मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद कल तक ये कयास लगाए जाते हैं कि एसआईटी का गठन एक बार फिर से हो सकता है और जो पुरानी एसआईटी है उसे भंग कर दिया जाएगा। लेकिन शायद उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा हो सकती है कि अगर एसआईटी का पुनर्गठन होता है तो किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई करेगी और ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछताछ इस बार की जा सकती है एसआईटी का जब नया स्वरूप देखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही अब तक एसआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी गई है, जो सरकार रिपोर्ट यहां पर मीडिया के सामने रखी गई है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और नए सीईओ की नियुक्ति पर भी मंथन किया जा सकता है और उम्मीद ये कि आज उस नाम का ऐलान हो सकता है कि आखिर नया सीईओ क्या कौन होगा। तो बड़ी खबर, जो अयोध्या से आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है। चढ़ावा चंदा चोरी का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन ट्रस्ट समिति भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पिछली दफा जब बैठक हुई थी तो उस दौरान चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से बैठक इस पूरे मसले पर होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन। बड़ी खबर, अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में नारेबाजी की गई। पूजा शुक्ला के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में तीखी नोक-झोंक हो गई। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजे गए। जैन भवन के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को हाईजैक करने का आरोप उन लोगों पर लग रहा था और ये उनकी तरफ से हालांकि कहा जा रहा था कि नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा सौंपे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका सही नहीं रही है, सकारात्मक नहीं रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं मेरठ के निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम के निरीक्षण के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। आपको बता दें कि राज्यपाल के दौरे के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां हेल्थ सेंटर पर मेरठ के जिला अधिकारी और एसएसपी अविनाश पांडे सहित अधिकारी राज्यपाल के स्वागत के लिए लंबा इंतजार करते रहे। लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफिला बिना रुके सीधी मीटिंग हॉल तक पहुंच गया। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे भी तुरंत राज्यपाल के काफिले के पीछे मीटिंग हॉल की ओर दौड़ते हुए नजर आए। तभी किसी ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किस तरह से वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले के पीछे भागते हुए नजर आए और मीटिंग हॉल तक उन्होंने दौड़ लगाई। और देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे दौड़ लगाते हुए राज्यपाल के काफिले के पीछे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही मीटिंग हॉल जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पहुंचना था, वहां तक वो पहुंचे और दौड़ लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद किसी ने इस वीडियो को बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन पर और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। अब ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तमाम बातों का जिक्र लगातार किया जा रहा है। साथ ही मैनपुरी के जिला अस्पताल में अनियमितताओं का भंडार देखने को मिला है। मरीज दवाई की लाइन में घंटों लगे रहते हैं। जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब पर सर्वर नहीं चलता है। भारी उमस में कूलर, पंखों की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही सीएमएस डॉक्टर राज सिंह ने सफाई देते हुए नजर आए हैं। जिला अस्पताल में गाड़ी पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि मैनपुरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जिला अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिल पाई है। अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसके चलते दवाई की लाइन में मरीजों को घंटों लगने पड़ता है। जहां पर पैथोलॉजी लैब पर भी कोई सुविधा नहीं है। सर्वर वहां पर डाउन बताया जाता है, क्योंकि उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। पंखा, कूलर सब कुछ यहां पर खराब पड़ा हुआ है। पार्किंग तक की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सीएमएस की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्दी यहां पर सब चीजों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली है जहां पर किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लिया हो, क्योंकि ऐसी भारी अव्यवस्था और अनियमितता के दौरान सबसे ज्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और घंटों लाइन में लगना पड़ता है, वो है मरीज। तो जैसे बरसात का सीजन है, संचारी रोग फैलने की भी संभावना होती है। हम लोगों ने कूलर के अंदर खाली करा दिया है और हमारे पास जैसे उल्टी दस्त के मरीज है, उसके लिए हमने ORS काउंटर बनाया हुआ है पर्याप्त मात्रा में। डेली की डेली इमरजेंसी में, वार्ड में हम लोग ORS काउंटर बना के रखे हुए हैं और साफ़ सफाई हम डेली करवा रहे हैं। जहाँ पे भी मच्छर आदि पैदा होने की संभावना है, उन जगह को हम यहाँ आचार नगर कॉलोनी से आए हैं। दवाई किस चीज की लेने आए हैं? हम दांत की दवाई लेने आए हैं, दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, पहले कभी दवाई ली है इससे पहले? नहीं, कई बार आए, मैनपुरी के रहने वाले हैं तो आएंगे नहीं क्या? अच्छा, आराम मिला अभी तक कभी? नहीं, आज दांत की तो पहली बार लेने आए हैं। वैसे हमें आराम मिला, बुखार वगैरह। आपका क्या नाम बेटा? प्राची। प्राची, कहाँ से आए हो? मैनपुरी। क्या किसी दवाई लेने आए हो? टेंडन टूट गया है, उंगली का, उसकी दवाई तो दवाई से पहले मिली अस्पताल में, आप जिला अस्पताल में? नहीं, पहले भी आई हूँ, तब भी इतना ही खराब एक्सपीरियंस था। अभी आई हूँ, इतना ही खराब एक्सपीरियंस है। देख के बताओ कि जब दो जगहों पे दवाई मिलने की सुविधा है तो क्यों अवेलेबल नहीं है स्टाफ जो दो जगहों से दवाई मिले? व्यवस्थाएं तो दो जगह से दवाई मिलने की है, लेकिन तब भी एक ही जगह से दवाई मिल रही है। बताया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 2 लाइनें हैं दवाई बांटने की, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही काउंटर चल रहा है। जब ब्रजेश पाठक इस तरह के दावे करते हैं तो कहीं ना कहीं दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। आपका क्या नाम मैडम? गीता। कहाँ से आए हैं? कुबेरपुर से। कुबेरपुर से। क्या दिक्कत है आपको? सर्दी, खांसी, जुकाम, मुकाम है। अच्छा, पहली बार दवाई लाई, उससे पहले आ चुकी है? पहली बार आए। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी है? और लाइन में लगे, घंटे से लगे लाइन में खड़े हैं। अंदर भी खड़ा होना पड़ा, यहाँ भी खड़े काफी देर से। डॉक्टर देखी आपको? हाँ, दवाई लाइन लगी हो? दवा लेने आए। मतलब सही नहीं है व्यवस्था लगता है? ऐसे ही है सब, मतलब भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था तो कम है। पाठक की ये जो
व्यवस्थाएं है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं सीएम साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। कैमरामैन के साथ भारत अपडेट के लिए जनपद मैनपुरी से रमेश कुमार। बढ़ते हुए अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम आज मुरादाबाद के एनसीसी इकाइयों का दौरा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीएसएम भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने एनसीसी के मूल सिद्धांत एकता और अनुशासन और युवाओं के चरित्र निर्माण की आधारशिला बताया। इस खास अवसर पर 400 से ज्यादा एनसीसी कैडेट, 25 एसोसिएट एनसीसी अधिकारी और 40 स्थायी सैन्य शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अमित उनियाल भी मौजूद रहे। ऐसे में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है एनसीसी कैडेट्स को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रही और एनसीसी का क्या कुछ योगदान है, किस तरह से प्रशिक्षण उन लोगों को दिया जाता है और जो भारी संख्या में छात्र हैं वो एनसीसी कैडेट्स में शामिल होते हैं, इस बात का जिक्र संबोधन के दौरान किया गया। तमाम जो नए एनसीसी कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल रहे। फतेहपुर में तालाब की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। स्थायी दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई, जहां राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। आपको बता दें कि स्थायी कब्जेदारों को 10 दिनों में अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस दिया गया। समय सीमा के बाद बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रमुख सड़कों और फुटपाथ पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज से अभियान की शुरुआत हुई, जहां मोती कटरा रोड से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही दर्जनों ठेले, खोखे और काउंटर भी इस दौरान जब्त किए गए। तस्वीरें भी उसी दौरान की आप तक साझा कर रहे हैं। आगरा के दर्जनों ठेले, खोखे, काउंटर जब्त किए गए। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान ये चलता हुआ नजर आया। हालांकि प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद रहा, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई हंगामा या नकारात्मक तस्वीरें सामने आती है तो लोगों को शांत किया जा सके। एसएन मेडिकल कॉलेज से इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद धीरे धीरे आगे चलाया गया। लेकिन कहा जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि अगर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और सड़क पर अगर अवैध तरीके से भी कब्जा किया है तो निश्चित तौर पर आगे भी इस तरह का विशेष अभियान जारी रहेगा। प्रमुख सड़कें, चौक चौराहे और फुटपाथ पर विशेष तौर पर बुलडोजर की प्रक्रिया चलती हुई नजर आएगी। अब बात उन्नाव की करते हैं, जहां उन्नाव में अब बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है एफएमडी जैसी संक्रामक बीमारी का टीकाकरण महाअभियान। आपको बता दें कि 45 दिनों में 5,97,000 पशुओं को मुफ्त टीका लगाए जाएंगे। गांव-गांव जाकर पशुपालन विभाग की टीमें अब टीकाकरण का ये विशेष अभियान चलाएंगी। इसके साथ ही सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से सदर विधायक पंकज गुप्ता हरी झंडी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। इस दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सहित प्रशासन और पशुपालन विभाग के आला अधिकारी भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जहां पशुपालन के जो इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति रहेगी। पशुओं का बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। 45 दिनों में 5.97 लाख पशुओं को ये टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव-गांव अब पशुपालन विभाग की जो टीमें पहुंचेंगी और इसकी शुरुआत बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी, जहां कलेक्ट्रेट की तरफ से अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद टीकाकरण अभियान शुरू होगा। ये पशुपालन विभाग की तरफ से खुरपका मुंहपका रोग का अभियान चलाया, महाअभियान चालू हो रहा है, जो 22 जुलाई से चल के 45 दिन के लगातार चलते हुए 4 सितंबर तक चला जाएगा। और 4 सितंबर के बाद भी अगर कोई पशु छूट जाता है और उसकी सूचना मिलती है तो 5 दिन के लिए एक्स्ट्रा चलाया जाता है। इसको मॉक राउंड बोलते हैं। छूटे हुए पशु का उसमें भी उनको भी टीकाकरण कराया जाएगा। इससे ये है कि कोई भी पशु पूरे जनपद का छूटने ना पाए। जब 100% हमारा टीकाकरण होगा तो पशुओं में रोग की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, और यदि किसी में थोड़ी बहुत होती भी है तो बहुत माइनर होगी, वैसे होगी नहीं।
साथ ही झांसी के पिछोर क्षेत्र का एक मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में कई नकाबपोश युवक पर एक युवक को घेरकर लाठी डंडों से बेरहमी से के साथ उसके साथ मारपीट की गई है। अब आपको बता दें कि पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक घटना पुरानी है, लेकिन हाल ही में इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद घटना के दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। फिलहाल वीडियो के संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर ना तो पुष्टि की गई है और ना ही कोई जानकारी सामने आई है कि किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन इस पर करेगा या अब तक की जा चुकी है। साथ ही बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव दुधमा में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां लगातार बारिशों से पुराने और कच्चे मकानों पर खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जर्जर मकान जमींदोज हो गया है। मकान के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। और आप देखिए किस तरह से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ये मकान की जो दीवार है पूरी तरह से जर्जर हो गई और अचानक से अब मलबा नीचे आ जाता है और दीवार गिर जाती है। हालांकि बड़ी राहत की खबर यह है कि कोई बड़ी जनहानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।